नमस्कार साथियों, गोल्डन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज को ही कंटिन्यू करेंगे। जो भी छात्र इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले परसेंटेज के पीछे वाले पार्ट को देख लेंगे, फिर जब इस वीडियो को देखेंगे तो उसको बेहतर ढंग से समझ आएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आज के वीडियो का पहला सवाल लेते हैं और शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, ये अगले टाइप का होगा, जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं उससे आगे का होगा। एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए लगाकर एक कारखाना चालू किया। पहले वर्ष के अंत में उसे 5% हानि हुई, दूसरे वर्ष के अंत में उसे 10% लाभ हुआ तथा तीसरे वर्ष के अंत में उसे 12% का लाभ हुआ। 3 वर्ष के बाद उसे कुल कितना लाभ हुआ, ये पूछा गया है कि कुल लाभ कितना हुआ। ठीक है, इस सवाल को बनाते हैं। बड़ा ही आसान सवाल है, पहले क्लास में जो कॉन्सेप्ट दिया गया था बस उसी को ध्यान में रखेंगे तो ये सवाल आसानी से बन जाएगा। देखिए, अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि व्यक्ति ने 1 लाख रुपए लगाकर कारखाना चालू किया है, तो इसका जो पूंजी इन्वेस्ट है कितने का, 1 लाख रुपए का। अब ये बोला गया है कि पहले वर्ष के अंत में उसे 5% की हानि हुई, तो आपको बताया गया है कि 5% हानि का मतलब 100 - 5। फिर दिया हुआ है कि अगले वर्ष जो हो गया उसको 10% का लाभ हो गया, तो 10% लाभ का मतलब 100 + 10। इस तरह से बनाएंगे, पहले क्लास में ये बताया गया है। चलिए इस सवाल को बनाते हैं। जैसे इसका लागत कितना है, 1 लाख, तो 1 पे 5 जीरो हो जाएगा, 2 2 4 1 5। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो 100% है। बोला जा रहा है क्या, पहले वर्ष के अंत में इसको 5% की हानि हुई। जब पहली बार ये कारखाना चालू किया 5% का नुकसान हुआ, मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 5% नुकसान मतलब 95/100। अब इसका पूंजी इतना बचा। अब फिर क्या हुआ, अगले वर्ष के अंत में पहली बार तो नुकसान हुआ, लेकिन अगले वर्ष के अंत में इसको 10% का प्रॉफिट हुआ। 10% का प्रॉफिट मतलब 110/100, 100 में जोड़ देंगे। फिर तीसरे वर्ष के अंत में 12% का लाभ, तो 100 + 12 कर देंगे, मतलब 112/100। बस यहीं तक दिया गया था। अब पूछा गया 3 वर्ष के बाद उसे कुल कितना रुपए का लाभ हुआ है, कुल कितना लाभ हुआ है ये पूछा गया है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट तो इसका इतना था। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 1 5 जीरो, तो यहाँ से देखिए 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो ये कैंसिल, 5 हो गया, 1 जीरो से ये कैंसिल। बस सबको गुना कर देंगे, ये टोटल आ जाएगा। ठीक है, और जो टोटल आएगा उसमें से जो पहले का इसका पूंजी था 1 लाख उसको घटा देंगे तो आ जाएगा कि कुल प्रॉफिट कितना हो जा रहा है। तो चलिए गुना करते हैं। तो गुना करते हैं, इन दोनों को गुना करें या फिर इन दोनों को गुना करें। चलिए गुना करते हैं। जैसे 112 है तो 112 × 11 कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, 2 3 2 1 1232। अब गुना 95 कर रहे हैं, तो गुना 95 कर रहे हैं, तो एक काम कीजिए, 95 का तो टेबल आता नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 95 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इनटू में लिख रहे हैं, इस 95 को ही लिख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 100 - 5, 95 हो जाएगा। इस 95 के बदले में ये लिख दिए। अब गुना करना थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा जल्दी कर पाएंगे। तो 100 के कारण 00 आ जाएगा, मतलब क्या लिखाएगा, 1232 पे 00। अब 5 से गुना कर लीजिए, जल्दी से हो जाएगा। 5 से गुना करेंगे, 5 × 2 10, और चूंकि माइनस है तो माइनस का चिन्ह भी लगाएंगे। 5 × 2 10 हुआ, और फिर यहाँ पे 3 × 5 करेंगे 15 1 16, अब 12 × 5 60 1 61। देखिए इसको जब घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 में 1 जाएगा, फिर से 0, और 123 में 6 जाएगा, मतलब 117। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, 1 लाख का तो आपने पूंजी लगाया कारखाना चालू करने के लिए, लेकिन लास्ट 3 वर्ष के अंत में ये रुपए बढ़ के कितना हो गया, 1,17,040 रुपए। ठीक है, तो जब इतना हो गया तो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कितना हुआ, बल्कि ये पूछा गया कितना लाभ हुआ। आपने तो 1 लाख रुपए लगाया था, इन्वेस्ट किया था, हो गया बढ़ के कितना, 1,17,040। तो 1,17,040 में से आप 1 लाख को घटाएंगे तो बताइए कितना बचेगा, 17 0 40 बचेगा, मतलब 17,000
40 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 8% की दर से अवमूल्यन होता है। इसका मतलब क्या, अवमूल्यन का मतलब घटता है। हर एक साल जो है कि पिछले साल के रेट से 8% घट जाएगा। अगर यदि अभी 100 रुपये है उस मशीन का दाम, तो अगले वर्ष जो होगा वो 8% घट जाएगा, मतलब 100 में 8 घट जाएगा, तो अब जो होगा 92 हो जाएगा। तो उसी तरह से घटता है। यदि वर्तमान में उसका मूल्य कितना दिया है, 10,580 रुपये है, तो 2 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था, ये पूछा गया है। देखिए इस सवाल को बना लेते हैं। एक चीज समझिएगा, पिछले क्वेश्चन में क्या था, शुरू में आपने 1 लाख का इन्वेस्ट किया, उसके बाद बढ़ता गया, आगे के वर्ष का पूछा गया था, ठीक है, आगे के वर्ष का पूछा गया था। लेकिन इसमें देखिए ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, आपको ये पूछा गया है 2 वर्ष पूर्व, मतलब पीछे जाना है, पीछे के वर्ष का पूछना है, ठीक है। तो जब 2 वर्ष पीछे का पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था, तो हम लोग मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले x था। और क्या बोला गया है कि हर एक साल जो है 8% का उसका मूल्य घटता है, 8% की दर से घटता है। अगर यदि हर एक साल 8% घटेगा तो क्या हो जाएगा, 92/100, पहले साल घट के इतना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 वर्ष तक घटा है, क्योंकि 2 वर्ष पहले का पूछ रहा है, तो 2 वर्ष तक घटा है। तो एक बार हो गया 92/100, फिर से एक बार 92/100। अब 2 बार घटने के बाद देखिए क्या हो गया है, उसका मूल्य हो गया है 10,580। अब इसको कटा भी सकते हैं। देखिए किससे कटाएंगे इसको, इसको 4 से तो कटा ही सकते हैं, 25 और ये हो जाएगा 23, 23 चौके 92, ये भी कट जाएगा 23 और ये 25। अब देखिए क्या ये 23 से कटेगा, चूंकि अभाज्य संख्या है तो कटने लायक तो जरूर नंबर होगा, नहीं तो यहाँ पे देखिए आप कोई पॉइंट में तो दिख नहीं रहा है। 23 से जब कटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 23 चौके 92 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना बचा, 5 और 8 13, 138 हो जाएगा। 138 के कारण 6 बार में और 1 0, 23 से 2 बार में तो 20। अब देखिए 25 गुना 25 कितना होता है, 625। 625 गुना 2 कर दीजिए आप, 1250। उस पे 1 0 और आ जाएगा इस 0 के कारण, मतलब 12,500। 12,500 जो होगा इसका 2 वर्ष पहले दाम रहा होगा, ठीक है। 2 वर्ष पहले 12,500 रहा होगा, लेकिन वर्तमान में 8% 2 बार घटा, तो अब दाम हो गया है 10,580, ठीक है। इस सवाल को देख चुके। अब देखिए अगला सवाल क्या है, अगले सवाल पे आते हैं। अब ये जो सवाल है अगले टाइप का है, कुछ उससे अलग है। इसको बनाने से पहले कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो बेहतर होगा, इसको समझने में आसानी होगा। तो पहले उसके लिए कॉन्सेप्ट कुछ जान लेते हैं इस सवाल को बनाने से पहले। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे एक चीज बताइए, जैसे कोई सेट ए है, कोई सेट अगर यदि ए है और दूसरा सेट बी है, ए का कुछ मान दे दिया गया, मान के चलिए 2 3 4 5 ये दे दिया गया है, और बी में दिया गया है आपको, ये ए में दिया गया, बी में दिया गया है 4 5 6 7, इस तरह से दे दिया गया है। तो पीछे के क्लास में आप लोगों ने यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ा होगा, तो उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा रहे हैं। जैसे अगर यदि पूछा जाए ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी लिखने का मतलब क्या होता है, इन दोनों में जो भी नंबर का यूज हुआ है, जो भी नंबर है उन सभी को लिखना है, रिपीट एक भी नहीं होगा, सभी को लिखना है लेकिन रिपीट नहीं करना है। आप देखिए ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा, 2 3 4 5। अब देखिए 4 5 तो इसमें भी है, लेकिन रिपीट नहीं करना है, सभी नंबर को लिखना है लेकिन रिपीट नहीं करना है। तो 4 5 नहीं लिखाएगा, लेकिन आगे क्या लिखाएगा 6 7। ऐसा नहीं करेंगे कि दोबारा लिख देंगे, ये यूनियन ऐसे लिखाता है कि सारे नंबर को तो मिला के लिखना है लेकिन रिपीट एक भी नंबर नहीं होगा। जब ए इंटरसेक्शन बी ये लिखना हो, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है,
ये लिखना हो तो क्या करते हैं, यहाँ पे तो रिपीट वाला नंबर नहीं लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, जो कॉमन होगा, जो नंबर कॉमन होगा उसी को लिखते हैं। जैसे 2 3 इसमें कहीं है नहीं है, लेकिन 4 5 ये जो है यहाँ पे मिल रहा है, 4 5 दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन होगा उसी को लिखते हैं। 4 और 5 ये कॉमन नंबर था, तो ये ए इंटरसेक्शन बी का हो गया। तो क्या समझ पाए यहाँ से, यूनियन में क्या होता है, सभी नंबर को लिखना है लेकिन रिपीट नहीं करना है, जबकि इंटरसेक्शन में जब लिखना हो ए इंटरसेक्शन बी तो क्या करेंगे कि जो दोनों में हो, जो नंबर दोनों में हो उसी को लिखते हैं, जो कॉमन हो। ठीक है, तो यहाँ समझने के बाद अब एक फिगर से कुछ समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे समझिएगा ये जो पहला गोल है इसका नाम रख रहे हैं नंबर ऑफ ए, इसको कह रहे हैं ये बी का पार्ट है। ठीक है, पूरा गोला, और ये पूरे गोले में जो है, ध्यान देंगे यहाँ पे, ये वाला पार्ट मतलब ये गोले का दूसरे गोले का एक जरा भी भाग नहीं आ रहा है, तो ये जो होगा केवल ए होगा, केवल ए। कौन सा भाग, ये वाला, ये जो दूसरे कलर से हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ये वाला जो पार्ट है केवल ए है। ठीक, और फिर दूसरा जो यहाँ पे अगला दूसरा कलर ले लें, ये वाला पार्ट जो है ये केवल बी है, ये केवल बी का पार्ट है। लेकिन ये जो बीच में बचा, ये क्या है, तो ये जो बीच में बचा है इसको कहेंगे, ये देखिए ए का भी कुछ भाग है इसमें, कुछ बी का भी भाग है, तो ये जो होगा कॉमन पार्ट है। तो कॉमन पार्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस ढंग से लिखेंगे। और जब सबको मिला के लिखना होता है, जब सबको मिला के लिखते हैं उसको किस में लिखते हैं, तो उसको लिखते हैं हम लोग नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब केवल ए वाला पार्ट, केवल बी वाला पार्ट, और ये वाला हिस्सा जो है इसमें से कोई एक हिस्सा सबको जोड़ दिया जाएगा यदि, तो ये जो होगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा। समझना है केवल यहाँ पे अच्छे से। तो सबको मिलाने से बनेगा ए यूनियन बी, कॉमन वाला पार्ट जो होगा ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। और चूंकि सबको मिलाए हैं तो ये कितना होगा, अपने आप में 100% होगा। जब सब इसमें आ ही जा रहा है तो ये 100% होगा। यहाँ से कुछ फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। जैसे देखिए फॉर्मूला क्या निकालना है, अगर यदि हमको चाहिए ए यूनियन बी निकालना हो, तो इस वाले फिगर को ध्यान में रखिए, उसी के आधार पे हम लोग ए यूनियन बी निकालना है। देखिए ये पूरा का पूरा जो गोल है इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए, और ये पूरा जो गोल है इसको लिखेंगे नंबर ऑफ बी। तो यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ था। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो देखिए ये जो बीच में कॉमन पार्ट है, ये तो जब नंबर ऑफ ए लिख रहे थे तब भी आया, बी लिख रहे थे तब भी आया, तो 2 बार आ गया है। तो चूंकि हम यूनियन लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपको ये 2 बार लेना है, 1 बार लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 बार आ गया है, ए के कारण और बी के कारण जो है ये 2 बार आ गया है, तो करेंगे क्या, 1 बार इसको घटा लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे देखिए केवल ए निकालना हो, अगर दी केवल ए निकालना हो तो केवल ए कैसे निकलेगा, ये पूरा का पूरा गोले में से अगर दी ये वाला पार्ट घटा दिया जाए तो केवल ए बच जाएगा। तो लिखेंगे नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से आप केवल बी का भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ बी लिखेंगे माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला हो गया। आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद है, आसानी से आप बना सकते हैं। अब देखिए सवाल पे आते हैं। सवाल क्या है इस पे,
एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी हिंदी में फेल हुए और 52% अंग्रेजी में फेल हुए। ये दोनों फेल का प्रतिशत दिया गया है। अब क्या बोला जा रहा है, 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में फेल हुए। ये जो भी डाटा दिया गया है सभी फेल विद्यार्थियों का ही दिया गया है। तो यदि 69 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास हुए तो परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बताइए। टोटल संख्या पूछा जा रहा है। टोटल संख्या मतलब क्या, 100%। और 100% इस टाइप के सवाल में क्या होता है, यूनियन या इंटरसेक्शन, तो बोलेंगे यूनियन वाला पार्ट। अब देखिए लिखने का थोड़ा तरीका भी सीखेंगे। जैसे क्या है, 42% हिंदी में फेल हुआ है। हिंदी के लिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, हिंदी के लिए लिखेंगे तो H लिखेंगे, लेकिन फेल हुआ है ना तो छोटा सा नीचे में F लगा देंगे, तो समझ जाएंगे कि हिंदी में ये फेल का प्रतिशत लिख रहे हैं। तो ये कितना दिया गया है, 42%। जो भी डाटा दिया गया उसको लिख रहे हैं बस। उसके बाद 52% क्या हुआ है, अंग्रेजी में फेल हुआ है। तो इंग्लिश में फेल हुआ है कितना, ई लिखे, छोटा सा F लिख दिए, फेल हुआ है कितना, तो 52%। उसके बाद और दिया हुआ है कि 17% अभ्यर्थी जो है दोनों विषयों में फेल हुआ है। दोनों का कॉमन पार्ट है, ये दोनों विषयों में फेल हुआ है मतलब कि कॉमन पार्ट है। और कॉमन पार्ट को कैसे लिखते हैं, इसको लिखना पड़ेगा हम लोग को इंटरसेक्शन में। तो ऐसे लिखेंगे H इंटरसेक्शन E। इसका मतलब समझेंगे हिंदी और इंग्लिश का जो कॉमन पार्ट है, इसमें जो फेल हुआ है, फेल के लिए F लिख दिए, और ये कितना है, 17%। सबसे अच्छा बात यहाँ पे ये है कि सब जो है फेल वाला ही कैंडिडेट है। तो जब सब फेल वाला कैंडिडेट है तो किसी का यूनिट आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे आपको एक फॉर्मूला बताया गया था कि A वाला पार्ट और B वाला पार्ट दोनों को जोड़ते हैं और इंटरसेक्शन वाला घटाते हैं। तो यहाँ से जैसे फेल वाला सारा यूनिट दिया हुआ है उसी फॉर्मूले पे सेट करते हैं। तो आपको निकालना क्या पड़ेगा, H मतलब हिंदी और E मतलब इंग्लिश, और बीच में साइन लगाना पड़ेगा यूनियन का। और इन दोनों में जो फेल हुआ है उसका परसेंटेज निकालने के लिए 42 प्लस 52 माइनस कितना करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट घटा दीजिए। तो जोड़ेंगे अब इसको, तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 40 90 4 94 माइनस 17 करते हैं। तो इसको जैसे घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 घटेगा तो 84 और 7 घटेगा तो मतलब 77%। मतलब क्या हो गया, 100 में 77 बच्चा फेल है। 100 में 77 बच्चा फेल है तो पास कितना होगा, इन दोनों में पास जो हुआ होगा वो कितना हुआ होगा हिंदी और इंग्लिश में। तो 100 में से 77 घटा लेंगे तो वो कितना आएगा, 23% पास हुआ है। 23% पास हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यदि 69 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास हुआ है तो मेरा कितना निकला, 23%। तो 23% का मान हो जाएगा 69। पूछा जा रहा है अब कि ये बताइए परीक्षा में बैठने वाले टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। टोटल विद्यार्थी मतलब 100%। तो 23 को यहाँ पे 69 से कटाइए तो यहाँ पे 3 बार में कट जाएगा, 1% का मान 3, तो 100% मतलब क्या हो जाएगा, 300। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझेंगे, ये तो आंसर आ गया फॉर्मूले के आधार पे। एक चीज़ और समझना है, कोई जरूरी नहीं है कि इसी डाटा के आधार पे आप बनाएंगे तो आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे ये क्या दिया था, 69 विद्यार्थी पास हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग फेल निकाले फिर पास में कन्वर्ट किए ना। तो ऐसा भी कर सकते थे, पहले ही आप पास में कन्वर्ट कर लें। तो इसी सवाल को जो है पास में कन्वर्ट करके देखिए किस तरह से बना पाएंगे। जैसे इसी सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे एक चीज़ समझिएगा, क्या दिया गया है, 42% हिंदी में फेल हुआ है। समझिएगा, हिंदी में अगर दी 42% फेल हुआ है, फेल के लिए F लिख रहे थे, पास के लिए P लिखेंगे, ठीक। तो 42% अगर दी फेल तो पास कितना, ये समझना है। तो ये कितना हो जाएगा, 58%। और ये किस तरह से आया, 100 माइनस 42 कर दिए, इस तरह से आया, ठीक। इंग्लिश में देखिए कितना पास कर जा रहा है, इंग्लिश में फेल हुआ है 52%। फेल अगर दी 52% तो 100 माइनस 52 कीजिए, वो पास हो जाएगा कितना, 48%। और फिर हिंदी और
इंग्लिश, ये दोनों में कुल मिला के जो है कॉमन पार्ट दिया हुआ है 17% दोनों विषयों में फेल हुआ है। इसको भी 100 - 17 कीजिए, तो यहाँ पे 100 में अगर 17 घटाएंगे तो ये 83% जो बच्चा होगा ये क्या हो जाएगा, पास हो गया। तो सबका पास वाला परसेंटेज निकल गया। तो ये केवल इसलिए बता रहे हैं कि ऐसे बना सकते हैं, लेकिन बनाना नहीं है। जब हमको उस ढंग से आसानी से, यहाँ पे देखिए सबका घटाना पड़ रहा है, वहाँ बस एक में चेंज करना पड़ा था। फेल का निकाल के पास में जाने के लिए बस एक बार, यहाँ पे अभी तक में 3 बार चेंज कर चुके हैं। अब निकालते हैं हिंदी इंग्लिश, और यहाँ पे यूनियन वाला पार्ट निकाल के ये पास वाला आएगा, क्योंकि सारा का सारा वैल्यू पास में निकाल चुके हैं हम लोग। तो 58 + 48 माइनस कितना हो जाएगा, 83। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 50 40 90 और 8 8 16, 90 और 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 106 माइनस 83। तो यहाँ पे देखिए 17 6 23 हो जाएगा। 23% बच्चा ऐसा होगा जो दोनों विषयों में पास हुआ है, और इसी 23% का मान आपको दिया गया है। यहाँ पे 69 बच्चा पास हुआ है। 23% का मान 69, तो 100% का मान निकाल लेंगे, ये 3 बार में कट जाएगा तो ये 300 हो जाएगा। इस तरह से भी बना सकते हैं। तो डाटा अगर दिया आपको पास के रूप में दिया है तो फेल, फेल के रूप में दिया है पास, दोनों में चेंज कर लेंगे, लेकिन यूनिट सेम रहना चाहिए। पास वाला ले रहे हैं तो सारा का सारा पास वाला होना चाहिए, फेल वाला लेंगे तो सब का सब फेल वाला होना चाहिए। इस तरह से बनाएंगे, बना पाएंगे, ठीक है। अब इसी के बाद इसी टाइप का कुछ और सवाल को करते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, एक विद्यालय में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, मतलब अंग्रेजी में जो है 80% बच्चा पास हो रहा है। 75% गणित में उत्तीर्ण हुए और 18% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। 2 वैल्यू तो पास वाला दिया, लेकिन तीसरा जो दिया हुआ है फेल वाला दे दिया, यूनिट चेंज कर दिया गया है। और 219 दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, ठीक। तो यहाँ भी पास वाला दिया हुआ है, केवल यूनिट जो चेंज है ये तीसरा वैल्यू जो 18% दिया है यही, तो बस इसको चेंज कर लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये कौन सा सब्जेक्ट है, 80% अंग्रेजी में। इंग्लिश में जो है पास होने वाले बच्चों की संख्या है 80%। देखिए यहाँ पे डाटा लिखने में भले ही टाइम लग रहा हो, लेकिन आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो इतना डाटा लिखने का कोई जरूरी नहीं है। आप डायरेक्ट फॉर्मूले पे सेट करेंगे तो उससे आपका यूनियन वाला पार्ट आ जाएगा और जल्दी से आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। और फिर क्या है, उसके बाद अंग्रेजी में पास हुआ है, ये था किसमें, ये था अंग्रेजी में। 75% गणित में, मैथ में कितना पास हुआ है, 75%। और फिर दिया है 18% दोनों में फेल हुआ है। दोनों में मिला के जो दिया है कॉमन वाला पार्ट है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश और इंटरसेक्शन मैथ, ये दोनों का जो है फेल वाला पार्ट दिया है, लेकिन हम लोग को पास में कन्वर्ट करना है, यूनिट सेम होना चाहिए। ये दोनों पास है तो ये भी पास वाला ही लेंगे। तो आप बताइए यहाँ पे 18% दोनों विषयों में फेल हुआ है। अगर 100 में 18 बच्चा फेल हो जा रहा है तो पास कितना कर रहा होगा, तो लिख सकते हैं 82%, ठीक है। अब देखिए ये सब आने के बाद आप E यूनियन M ये निकाल पाएंगे, और इससे आएगा जो वो पास वाला होगा, ठीक। तो यहाँ पे 80 + 75 - 82, ठीक। यूनिट सबका सेम है। 8 7 15, तो 155 हो जाएगा, ये 155 माइनस 82, तो 5 में 2 जाएगा 3 हो जाएगा, और 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा। 73% बच्चा ऐसा होगा जो दोनों विषयों में पास हुआ है। और यहाँ पे देखिए 219 दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुआ है, मतलब पास हुआ है। तो यही तो 73% का ही मान दिया गया है, यूनिट भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो 73% का मान 219 है। पूछा जा रहा है परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे 73% का मान इतना है। तो आप देखिए 3 × 3 करेंगे 9 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, तो ये कट भी जाएगा। कितने बार में, 3 बार में। तो 1% का मान 3, तो 100% का मान कितना, 00 लगा देंगे, मतलब
300। इसका भी आंसर 300 आया, ऑप्शन नंबर बी, ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस सवाल के बाद एक और सवाल है, इसी पे सेम बेस्ड है, और ये आज के वीडियो का जो होगा लास्ट सवाल होगा। क्वेश्चन देखिए, किसी समूह में प्रत्येक सदस्य चाय अथवा कॉफी, चाय या कॉफी अवश्य पीता है। समूह में 72% सदस्य चाय पीता है, जबकि 44% सदस्य कॉफी पीता है। यदि समूह में चाय एवं कॉफी दोनों पीने वाले 192 सदस्य हैं, दोनों जो पीता है 192 है, तो समूह में कितने सदस्य हैं, ये पूछा गया है। ध्यान रहे, सब मिला के जो होगा वो 100% होता है, टोटल मिला के, वो यूनियन में भी लिखते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, समूह में जो है प्रत्येक सदस्य चाय अथवा कॉफी ये पीता ही पीता है निश्चित रूप से। समूह में 72% जो है, 72% व्यक्ति, उसके बारे में ये बोला गया है कि वो क्या पीता है, चाय पीता है। तो यहाँ पे टी लिख दिए कि चाय पीने वाले की संख्या 72%, जबकि 44% क्या पीता है, कॉफी, 44% कॉफी पीता है। यदि समूह में चाय एवं कॉफी पीने वाले 192 सदस्य, एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे डाटा अलग टाइप से दिया है, उन दोनों के अनुसार से नहीं दिया है, यहाँ पे अलग टाइप का, इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो दिया ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अलग टाइप से क्यों दिया गया है। आप जब यहाँ पे जोड़ेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, 70 40 110 और 4 2 6, 116%। टोटल मिला के कितना हो गया, 116%। देखिए, अगर दी व्यक्ति केवल चाय पीता या फिर केवल कॉफी पीता तो 100% ही होता, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसा है जो कि चाय तो पिएगा ही, कॉफी भी पी लेगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या, इसका कॉफी वाले में भी गिनती लिया जाएगा और चाय वाले में भी गिनती लिया जाएगा। जब दोनों में गिनती लेंगे तो बताइए 100% में कैसे रह पाएगा, वो तो बढ़ा देगा प्रतिशत, क्योंकि एक ही व्यक्ति का दो जगह काउंट किया जा रहा है। तो ये 116 इसीलिए हो गया बढ़ के, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसा है जो चाय और कॉफी दोनों पीता है। ठीक है, तो 100% तो नहीं है, 16% बढ़ गया। तो ये 16% जो बढ़ गया, क्यों बढ़ा, ये इसीलिए बढ़ा क्योंकि दोनों पीने वाला जो आदमी है वो 16% है। अब देखिए यहाँ पे दिया, यदि समूह में चाय एवं कॉफी दोनों पीने वालों की संख्या 192 है, तो 16% दोनों पीता है, तो 192 हो जाएगा इसका मान। तो पूछा जा रहा है समूह में कितने सदस्य थे, मतलब 100% का मान क्या हो जाएगा। आप कटा लीजिए, 192 बटे में कितना हो जाएगा, 16 गुना 100 कर देंगे, इसी से आंसर आ जाएगा। तो देखिए कट रहा है क्या, यहाँ पे कटाएंगे, अगर दी 16 से एक बार में 16, यहाँ पे 3 2 32, दो बार में 12 गुना 100 तो 1200। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1200। मतलब समूह में जो है टोटल सदस्य होगा 1200 व्यक्ति। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। आज के वीडियो का ये लास्ट सवाल था, लेकिन परसेंटेज चैप्टर अभी समाप्त नहीं हुआ है। जो भी क्वेश्चन अभी बचा हुआ है उसको अगले पार्ट में करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।